क्लास 10th के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक के तहत आज हम लोग जर्मनी और इटली का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 1848 उदारवादियों की क्रांति आप पढ़ चुके हैं, जिसमें 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संसद के गठन का प्रयास किया गया था, परंतु वह प्रयास जो है सफल नहीं हुआ। अब इसके बाद जो है आगे से यूरोप के सामाजिक स्थिति में एक बदलाव देखने को मिलता है कि ये माना जाता है कि 1848 के बाद का समय जो था राष्ट्रवाद और जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र में अलगाव का समय था। यानी कि अब राष्ट्रवादी भावनाएं और जनतंत्र दोनों में अलगाव होगा। और इसका कारण ये हुआ, माना जाने लगा कि जब भी जनता ने विद्रोह किया, जनता को कोई विशेष सफलता नहीं हुई। इसका परिणाम क्या हुआ कि आगे से इस व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलता है। अब जनता की जगह पे शासक वर्ग एकीकरण का प्रयास करेंगे, राष्ट्र राज्य का निर्माण करेंगे। यहाँ पर आपको हम बता दें, राष्ट्र राज्य का मतलब ऐसे राज्य से होता है जिसमें रहने वाले लोग राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनमें सामूहिकता यानी राजनीतिक और सामाजिक रूप से जिनमें सामूहिकता की भावना होती है, ऐसे राज्यों को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। तो 1848 के बाद राष्ट्र राज्य के निर्माण का दायित्व तत्कालीन क्षेत्रों के शासकों के ऊपर आ गई। जनता ने इसमें से अपना कदम पीछे की ओर जोड़ लिया। तो इसी टॉपिक के तहत दो प्रश्न उठते हैं, एक जर्मनी का एकीकरण और दूसरा इटली का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण के बारे में कहा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1848 के फ्रैंकफर्ट संसद के माध्यम से हुई, लेकिन फ्रैंकफर्ट संसद जो थी असफल हो गई। और फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता के बाद जर्मनी के एकीकरण का दायित्व प्रशा के ऊपर आ गया। और ये माना जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक यानी कि इसको व्यवस्थित रूप से पूरा करने का दायित्व ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाता है, जो कि प्रशा का प्रधानमंत्री था। और जैसा कि हमने बताया कि 1848 के बाद जनतंत्र यानी कि जनता और राष्ट्रवाद दोनों में एक तरीके से अलगाव की स्थिति हो गई थी। इस स्थिति में बिस्मार्क ने जनता की जगह सेना और नौकरशाही की मदद से उसने इस एकीकरण को पूरा किया। एकीकरण को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों का अधिकार था। तो इस एकीकरण की स्थिति में, जो कि लगभग 7 वर्षों तक चला, इस 7 वर्षों के एकीकरण की स्थिति में ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपनी सेना और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की मदद से डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को क्रमशः युद्ध में पराजित किया। और इस पराजय के बाद 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो 18 जनवरी 1871 को प्रशा का जो राजा था काइजर विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और इसी के साथ एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, जिसको हम लोग कहते हैं इटली का एकीकरण। इटली की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार से थी। इटली भी जो था कई भागों में, एकीकरण से पूर्व इटली जो था कई भागों में बटा हुआ था। ये माना जाता है कम से कम जो कहा गया 7 राज्यों में इटली को बांट दिया गया था, जिसके उत्तरी भाग पर यानी इटली के उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य का अधिकार था। मध्य भाग यानी रोम के ऊपर पोप यानी कि चर्च का सबसे बड़ा धार्मिक प्रमुख का शासन था। दक्षिण के भाग पर यानी दक्षिणी भाग पर स्पेन के बुर्बो राजवंश का अधिकार था। पूरे क्षेत्र में केवल सार्डिनिया पीडमांट ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिस पे केवल प्राचीन समय के इटालवी राजघराने का शासन था। और ये इस स्थिति में थी, सभी राज्य एक दूसरे से अलग थे। अब इस अलग अलग राज्यों को एक साथ जोड़ने का काम, तो ये एकीकरण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं करके कई व्यक्तियों के द्वारा पूरा किया गया। यानी कि इटली के एकीकरण में जर्मनी के तरीके से केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्तियों का योगदान था। जो पहला व्यक्ति
जिसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया वह था जूसेप्पे मैत्सिनी। आप पढ़ चुके हैं जूसेप्पे मैत्सिनी का जन्म जिनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था। तो ये पहला व्यक्ति था जिसके मन में जर्मनी इटली के एकीकरण की भावना उत्पन्न हुई और इसी के द्वारा जो है अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए इसके द्वारा यंग इटली नामक एक गुप्त राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। अब जरा हम लोग मैत्सिनी के विचारों को जानें। मैत्सिनी का मानना क्या था? राष्ट्र के बारे में मैत्सिनी का मानना था कि राष्ट्र मनुष्यों से निर्मित एक प्राकृतिक इकाई है, यानी राष्ट्र को उसने एक प्राकृतिक इकाई बताया जो कि मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित होता है। इसीलिए जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पर इटली भाषी लोग रहते हैं उन सभी को मिला करके एकीकृत और समृद्ध इटली का निर्माण करना चाहिए। तो इस तरीके से उसने एकीकृत भावना के आधार पर उसने पहली बार इटली के एकीकरण की भावना किया। उसने प्रयास भी किया, लेकिन 1831 और 1848 ईस्वी के जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए वो विद्रोह जो है असफलता हुए। और आप पढ़ चुके हैं कि 1848 के बाद लोकतंत्र यानी जनतंत्र और राष्ट्रवाद में अलगाव होने लगा। इस कारण से इटली की यानी मैत्सिनी की यह भावना कि जनता को जोड़ करके, जनता के समर्थन से छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके एकीकृत इटली का निर्माण किया जाए, यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका। इटली के मैत्सिनी के बाद अब इटालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी जो थी सार्डिनिया पीडमांट के ऊपर आ गई। आप पढ़ चुके हैं कि सार्डिनिया पीडमांट एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर इटालवी राजघराने का शासन था। और ये केवल इस आधार पर नहीं कि यहाँ पर इटालवी राजघराने का शासन था, बल्कि इस आधार पर था क्योंकि सार्डिनिया पीडमांट में रहने वाले लोगों का मानना था कि अगर इटली का एकीकरण किया जाता है तो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सार्डिनिया के लिए फायदेमंद होगा। यानी कि इसमें सार्डिनिया पीडमांट के शासक को अपना व्यक्तिगत लाभ भी समझ में आ रहा था यहाँ के लोगों को। इससे सार्डिनिया पीडमांट की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रभुत्व की भावना में विकास होगा। और इसी भावना के अंतर्गत सार्डिनिया पीडमांट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल, उसने काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और उसे इटली के एकीकरण का दायित्व सौंपा। इस एकीकरण के अंतर्गत कदम उठाते हुए काबूर ने 1859 ईस्वी में फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि किया और यह संधि करना काबूर की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि इटली की सेना इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वह ऑस्ट्रिया को सेना को पराजित कर सके। तो ऑस्ट्रिया की सेना से मुकाबला करने के लिए उसने जो है फ्रांस की सेना के साथ समझौता कर लिया। इस प्रकार सार्डिनिया पीडमांट और फ्रांस की सेना ने ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया और जिस क्षेत्र पर यानी उत्तरी इटली के ऊपर जो ऑस्ट्रिया का अधिकार था वह जो है उसको सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया गया। तो हमने देखा मैत्सिनी ने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की, काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके उत्तरी इटली के क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। अब शेष दक्षिण के क्षेत्रों की बात करते हैं। दक्षिण के इटली को जीतने का श्रेय जो है वह जूसेप्पे गैरिबाल्डी को जाता है। जहाँ तक जूसेप्पे गैरिबाल्डी के बारे में कहा जाए तो यह भी इटली के एकीकरण का समर्थक था और इसके द्वारा रेड शर्ट्स के नाम से स्वयंसेवकों का एक संगठन बनाया गया था। ध्यान रखिए, रेड शर्ट्स गैरिबाल्डी के द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसका उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था। तो इस रेड शर्ट्स के संगठन ने 1860 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में दक्षिणी इटली पर आक्रमण किया। गैरिबाल्डी के द्वारा दक्षिणी इटली पर जो आक्रमण किया गया उसका जो नाम रखा गया था एक्सपीडिशन ऑफ 1000, यानी कि उस अभियान का नाम था एक्सपीडिशन ऑफ 1000। और इस अभियान में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली और 2 सिसिली राज्यों को जीत लिया और जीत करके उसे विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। इस घटना के बाद यानी कि दक्षिणी इटली और 2 सिसिली राज्य पर कब्जा करने के बाद, अधिकार होने के बाद 1861 ईस्वी में जो है विक्टर इमैनुअल को, जो कि सार्डिनिया पीडमांट का राजा था, उसे इटली का राजा घोषित किया गया
और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा जो है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब इस टॉपिक में जो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न तो ये है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले विभिन्न लोगों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। यानी कि आप कह सकते हैं दूसरे रूप में, इटली के एकीकरण में मैत्सिनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान की व्याख्या कीजिए। शेष हम लोग अगले टॉपिक में रहेंगे।